Okay, so am I audible? Hello. Is it clear? Sound clear? Hello. Hello. अरे कोई कुछ बोलो तो, साउंड आ रहा है या नहीं? हेलो. यस सर, अभी आ रहा है। Okay. Okay. So who are in the class? Please write down your name in the chat box. Okay. So जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे. So गेन एंड डायरेक्टिविटी के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर हुआ है ना गेन एंड डायरेक्टिविटी? यस सर। Okay, so it is a very important one. ठीक है, gain and directivity. Whenever you are dealing with directivity, you have to use PRAD. Okay, that means power radiated from the antenna. And whenever you are dealing with gain, that time you have to use PIN. Okay, that means inputted power in the antenna. And what is the relation between gain and directivity? Gain equals to efficiency into directivity. Okay, so let's next move on the beam efficiency. ओके, सो देखो एक चीज, बीम एफिशिएंसी का जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक सॉलिड एंगल लेके बात करते हैं. तो सॉलिड एंगल टर्म इज वेरी यूजफुल टर्म इन द एंटेना इंजीनियरिंग. सो सॉलिड एंगल क्या होता है? किसी का कोई आइडिया है? सॉलिड एंगल, एंगल तो तुम लोग जानते हो, राइट एंगल, बट सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल हो गया एक 3 डायमेंशनल के केस में. ठीक है, सपोज तुम लोग के घर में जो क्या बोलते हैं, कोन, कोन टाइप का जो चिप होता है ना, फनेल, जिससे तुम लोग ऑयल वगैरह ये सब करते हो, तो वो जो एक कोन है, मतलब कोई भी एक चीज जा रहा है ट्रायंगुलर शेप में, तो एक सॉलिड एंगल है ना. तो इस टाइप का एक शेप, पिरामिड टाइप का एक शेप, वो होता है एक सॉलिड एंगल. मतलब एक एंगल फॉर्म हो रहा है लेकिन 3D फॉर्मेट में. ठीक है, तो उसी तरह से मतलब हम लोग सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं. सो तो जो हम लोग का ये जो सिग्मा एम है, सिग्मा एम से हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज सॉलिड एंगल फॉर मेजर लोब. ओके, दिस इज सॉलिड एंगल फॉर मेजर लोब. एंड जो स्मॉल एम है, दैट इज सॉलिड एंगल फॉर माइनर लोब. Simply you can understand that the radiation which is coming out from the antenna. Okay, so is it in the given direction? Here is a picture. Okay, so यहाँ पे देखो, ये जो है ये सॉलिड एंगल है. ठीक है, तो ये हम लोग का डिजायर्ड है. हम लोग चाहते हैं कि इसी डायरेक्शन में हम लोग का रेडिएशन हो.
और बाकी सारा जो हम ब्लू कलर से सपोज मान लो कर रहे हैं, तो दीज आर द साइड लोब्स, दीज आर द साइड लोब्स, एंड पीछे वाला जो है दिस इज द बैक लोब्स। तो दिस इज अनडिजायर्ड, ठीक है, हम लोग इसको नहीं चाहते हैं। किसी का साउंड आ रहा है, प्रभात, कैन यू, प्रभात म्यूट कर, ओके। सो सो हम ब्लू कलर से जो कर रहे हैं, दिस इज द साइड लोब्स एंड द माइनर लोब्स, ओके। सो जो सॉलिड एंगल हम लोग का मेन है, सो उससे उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एम, कैपिटल एम, एंड जो माइनर लोब्स का सॉलिड एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा स्मॉल एम, ओके। सो टोटल सॉलिड एंगल कितना बन रहा है, टोटल सॉलिड सॉरी, सो टोटल सॉलिड एंगल हम लोग का बन रहा है सिग्मा टोटल, ठीक है। दैट मींस ए से दैट डिनोट किया गया है सिग्मा कैपिटल ए इक्वल्स टू सिग्मा एम, सिग्मा प्लस एम, ये वाला, ठीक है। टोटल सॉलिड एंगल तो इतना ही बनेगा ना। एंटेना का टोटल सॉलिड एंगल कितना बनेगा, मेजर लोब प्लस माइनर लोब, सिंपल सा बात। सो मेजर लोब का जो सॉलिड एंगल है वो सिग्मा एम से डिनोट किया गया है, और माइनर लोब का जो सॉलिड एंगल है वो सिग्मा स्मॉल एम से डिनोट किया गया है। सो बीम एफिशिएंसी ईटा एम, ओके। बीम एफिशिएंसी याद रखना, मतलब बीम एफिशिएंसी ईटा एम इक्वल्स टू हम लोग का सॉलिड एंगल हो रहा है जो मेजर लोब के कारण, मतलब जो हम लोग का चाहिए डिजर्ट डायरेक्शन में, ओके, सिग्मा कैपिटल एम बाई टोटल जो सॉलिड एंगल बन रहा है। क्लियर। पहले जो हम लोग गेन एंड डायरेक्टिविटी का बात कर रहे थे उस समय रेडिएशन को टर्म लेके बात कर रहे थे, पी रैट पी इन, लेकिन यहाँ पे जो बीम एफिशिएंसी का बात करेंगे तो उस समय हम लोग सॉलिड एंगल लेके डील करेंगे, नथिंग एल्स, मैटर इज सिंपल जस्ट लाइक बिफोर। क्लियर। सो ये जो हो गया बीम एफिशिएंसी ईटा कैपिटल एम, ओके। सो दिस इज योर इन डिजायर्ड डायरेक्शन। तो इसका अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे, सपोज मान लो यहाँ पे तो हम लोग बीम एफिशिएंसी ऑफ मेजर लोब फाइंड आउट कर रहे हैं ना, बीम एफिशिएंसी ऑफ मेजर लोब। सो अगर हम लोग बीम एफिशिएंसी ऑफ माइनर लोब फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल एम सिग्मा, सो ये कैपिटल एम के जगह पे स्मॉल एम हो जाएगा बाई टोटल। माउस से कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। दैट मीन सिंपल, ये जगह पे कैपिटल एम है तो यहाँ पे कैपिटल एम, यहाँ पे अगर स्मॉल एम हो जाएगा तो यहाँ पे स्मॉल एम हो जाएगा। दैट मीन्स बीम एफिशिएंसी को जगह पे अगर स्मॉल एम से अगर हम लोग डील करते हैं तो उसका एक नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रे फैक्टर, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रे फैक्टर। दैट मीन्स बीम एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा जो हो गया स्ट्रे फैक्टर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या जस्ट बीम एफिशिएंसी जो है, तो क्या डिफरेंस क्या हुआ, तो बीम एफिशिएंसी जो होता है वो हम लोग का सॉलिड एंगल ऑफ मेजर लोब्स बाय टोटल सॉलिड एंगल, एंड स्ट्रे फैक्टर का जो डेफिनेशन है सॉलिड एंगल ऑफ माइनर लोब बाय टोटल सॉलिड एंगल। क्लियर हुआ। सो डेफिनेटली ये दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो क्या आना चाहिए, ये दोनों को अगर ऐड कर दोगे सॉलिड एंगल ऑफ मेजर लोब एंड सॉलिड एंगल ऑफ माइनर लोब कितना आएगा, 1, है ना। मैथमेटिकली यू कैन ट्राई ऑल्सो, तो दिस वैल्यू अगर कट कुट के 1 आ जाएगा। सो बीम एफिशिएंसी प्लस स्ट्रे फैक्टर इज 1। ये तो होना ही है क्योंकि बीम एफिशिएंसी का जो मेजर लोब एंड माइनर लोब टोटल कंप्लीट करके ही तो 1 हो रहा है ना। सो ये वाला याद रखना। तो बीम एफिशिएंसी एंड स्ट्रे फैक्टर दोनों मिलके 1 होता है। सो बीम एफिशिएंसी हुआ। सो नाउ यहाँ पे जो है और एक क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट हमको लगा कि स्टेरिडियन एंड रेडियन, ठीक है, रेडियन एंड सॉलिड एंगल। यहाँ पे जो सॉलिड एंगल जो 3D हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका 2D क्या होता है मेनली, अगर तुम लोग मतलब ये कोई एग्जाम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जस्ट फॉर अ जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो तुम लोग सर्कल बनाते हो, आर्क बनाते हो, है ना, पेरीमीटर एरिया जो कैलकुलेट करते हो, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर हो गया पेरीमीटर एंड पाई आर स्क्वायर हो गया तुम्हारा एरिया, यू नो द सर्कल्स फॉर्मूला। सो ये जो है ये बेसिकली 2D है, तुम लोग पेन पेपर पे मतलब बनाते हो, दिस इज 2D, है ना।
तो उसका जो एंगल रहता है उस एंगल का नाम होता है रेडियन। याद रखना, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए मतलब हम स्टडी करने के टाइम पे ये तुम लोग के लिए बना के रखे। सो दैट इज द रेडियन। ओके, बट इन केस ऑफ 3D, 3D देखो कुछ इस टाइप का, मतलब अगर आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रहा है, मतलब एक पॉइंट से, मतलब एक 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, जैसा हम तुम लोग को कॉनिकल फ्लक्स का जो या फिर कोई कोन या फिर कोई पिरामिड का जो एग्जांपल दी, तो कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो इस तरह से मतलब समझ में आ रहा, सेंटर से मतलब बाहर तरफ आ रहा है एक 3D जियोमेट्री के साथ। तो इसका जो एंगल बनता है, इसका जो एंगल बनता है वो 3D जियोमेट्रिक एंगल बनता है, तो उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो आर्क रहता है 2 डायमेंशन पे, आर्क एल या फिर लेंथ, इसको जो आर्क एल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, एक सॉलिड एंगल का एक पर्टिकुलर एरिया हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे जो थीटा होता है, मतलब यहाँ पे जो थीटा कैलकुलेट करोगे तो आर्क लेंथ बाई रेडियन हो जाता है, यू नो, एल बाई आर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो फाई से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो फाई ये क्या हो जाता है, एरिया बाई रेडियस स्क्वायर। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, एरिया बाई रेडियस स्क्वायर। मतलब सॉलिड एंगल क्या है, मतलब मान लो कोई स्टूडेंट को सॉलिड एंगल का मतलब डेफिनेशन कैसे हम लोग देंगे, तो दिस इज द डेफिनेशन। मतलब ए बाई आर स्क्वायर, ए हो गया तुम्हारा मतलब एरिया ऑफ द, जहाँ पे तुम लोग चाह रहे हो इंटेंसिटी, मतलब ये जो एरिया है ना, ये एरिया हो गया सॉलिड एंगल का एरिया, बाई आर स्क्वायर इज द, मतलब सेंटर से कितना दूर तक उसका रेडियस, तो आर स्क्वायर नॉट आर। क्लियर, सो दिस इज द 3D डायमेंशन के ऊपर सॉलिड एंगल, एंड रेडियन हो गया 2 डायमेंशन के ऊपर। सो ये याद रखना। तो नीचे एक सिंपल एक फॉर्मूला से कुछ किया गया है कि रेडियन, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड स्टेरिडियन। रेडियन हो गया 2D डायमेंशन, 2D ज्योमेट्री के ऊपर, स्टेरिडियन हो गया हम लोगों का 3D डायमेंशन के ऊपर। ठीक है, सो यू कैन से फ्रॉम, यू कैन कंक्लूड दैट हम लोग जो स्टेरिडियन होता है वो सॉलिड एंगल का हम लोग यूनिट या फिर मेजरमेंट का मान सकते हैं। ठीक है, स्टेरिडियन। सो 1 स्टेरिडियन इज 3286.137 डिग्री स्क्वायर। तो ये स्टेरिडियन एंड रेडियन का एक रिलेशन या फिर एक फॉर्मूला टाइप का, फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, जस्ट एक रिलेशन टाइप का बोल सकते हो। ओके, सो फॉर कंप्लीट स्फीयर सॉलिड एंगल इज 4 पाई, ये वाला याद रखना। फॉर कंप्लीट स्फीयर, स्फीयर मींस जस्ट अ शेप लाइक फुटबॉल। क्लियर, सो a complete sphere solid angle is 4 pi, that means 4 into 180 degree. ओके, सो थोड़ा सा हम लोग को समझ में आया बीम एफिशिएंसी, गेन, डायरेक्टिविटी एंड एंटेना का एफिशिएंसी, एंड सॉलिड एंगल क्या होता है, रेडियन क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग का समझ में आया। राइट, सो ये नोट जो है तुम लोग डाउनलोड कर लेना, अगर पॉसिबल कॉपी में भी नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में या मोबाइल में सेव करके रखने से कोई फायदा नहीं, अनटिल अनलेस तुम उसको प्रैक्टिस करो। सो लास्ट थिंग, लास्ट सेंटेंस जो हम बोलेंगे गेन एंड डायरेक्टिविटी का, मतलब वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि व्हेन एवर यू डील विद डायरेक्टिविटी यू हैव टू टेक पी रेडिएशन। ठीक है, पी रेडिएशन ये वाला, मतलब एंटेना से कितना पावर निकल रहा है, एंड व्हेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग विथ गेन, that time you have to accept or you have to take P in, that means एंटेना में कितना पावर इनपुट हो रहा है। क्लियर हो गया, एंड जब एफिशिएंसी का बात आएगा दैट इज P rad बाई P in. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। इससे हम बोल रहा हूँ अटेंडेंस बहुत ही जरूरी है। ठीक है, किसी का बाकी नहीं ना है, चैट बॉक्स पे हम सेव कर रहे हैं। अटेंडेंस अगर किसी का बाकी है यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। Okay, so let's move on the next topic.
और ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। ओके, सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी काफी बार आ चुका है एग्जाम में, तो और इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, दैट इज पोलराइजेशन। सो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट पोलराइजेशन? बोलो, डिस्कशन मोड में चलो। कोई आइडिया? बेसिकली पोलराइजेशन तो एंटेना का पार्ट है डेफिनेटली, बट दिस इज बेसिकली पोलराइजेशन हम लोग लाइट में भी एक बार पढ़ चुके थे पहले, जब फिजिक्स हुआ था, आई थिंक तुम लोग पढ़े हो पोलराइजेशन। सो बेसिकली क्या होता है पोलराइजेशन? One credit card. That means I can use that 1 lakh rupees for my convenience. ठीक है, but how will I pay it back? It's not my money. So every cycle there is a bill generated, credit card bill जिसको बोलते हैं, every cycle of 40. क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सुन रहा है? ओके, सो यू आर मोर इंटरेस्टेड ऑन दैट। ओके, होना भी चाहिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हम लोग सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है, बट whenever you are doing the another class, it is also important from the semester point of view, right? So वो बाद में देखने से भी होगा थोड़ा सा। Okay, so let's move on to the polarization, and polarization का definition किसी के पास से नहीं आएगा क्या? सुने हो ये वर्ड पोलराइजेशन? कोई कुछ नहीं बोलता है। ऐसा समटाइम्स मतलब फील होता है कि मतलब नर्सरी का जो बच्चा होता है ना, उस उन लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, मतलब एक फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट मतलब लगता नहीं है कभी। कुछ पूछा जाएगा तो कोई साउंड नहीं। अरे डिस्कशन करो, अगर नहीं आता है तो जो भी है, कुछ अगर टर्म सुने हो तो बोलने से, एक बार डिस्कस करने से एक इंटरेक्टिव सेशन बनता है, और उसको तुमको मतलब याद भी रहेगा, है ना? एक तरह से मतलब एक रेडियो जैसा सिर्फ साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है, तो उस तरह से मतलब इफेक्टिव होता है क्लास उतना? आई डू नॉट थिंक सो। तो जितना मतलब इंटरेक्शन करोगे उतना ही मतलब अच्छा रहेगा। नॉर्मल क्लास में क्या होता है, क्वेश्चन टीचर पढ़ाता है, तुम लोग कुछ सवाल करते हो या जो भी है, उसमें फिर नेक्स्ट उस टॉपिक से हट के थोड़ा सा मान लो कुछ बैक नॉलेज दिया जाता है, तभी ना एक क्लास आगे बढ़ता है। अदरवाइज तो एक मतलब पढ़ाने का, और ये पर या फिर तो तुम लोग को सीडी प्रोवाइड कर देने से ही हो जाता है कि चलो इसको तुम सुन लो चला के, या मोबाइल में मतलब बजा लो इसको सुन लो। तो इस तरह से इंटरेक्टिव क्लास नहीं होता। जितना मतलब इंटरेक्टिव सेशन होगा उतना तुम लोग के लिए अच्छा, वो चीज याद रहता है। जो मान लो एक क्वेश्चन पूछता है, या मान लो तुम लोग कुछ, हम बोले कि पोलराइजेशन, हम मान लेते तुम लोग को राइट डेफिनेशन पता नहीं, लेकिन कुछ ट्राई किए हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि नो दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज लाइक, दिस शुड बी लाइक दिस। तो तुम्हारा ये आइडिया और क्लियर हो जाएगा यार, कभी भूलोगे नहीं जिंदगी। ओके, सो पोलराइजेशन मीन्स इट हैज सम पोलैरिटी, राइट? पोलैरिटी व्हाट के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है ना। पोलैरिटी तो तुम लोग जानते हो, पॉजिटिव पोलैरिटी, मतलब अगर बाइपोलर डिवाइस है तो पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल रहता है ना? तो उस वर्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है पोलैरिटी के साथ, बट समहाउ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन मींस हम लोग यहाँ पे जो है ना, दो वेक्टर फील्ड लेके डील करते हैं। सिंपल सा बात, मतलब जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करता है तो उस वेव में इलेक्ट्रिक एक पार्ट भी है, मैग्नेटिक एक पार्ट भी है, तो हम लोग उसको बोलेंगे एक ई वेक्टर और एक एम वेक्टर, ठीक है? तो वो फील्ड जब ट्रैवल करता है, हम तुम लोग को इस क्लास के बाद एक वीडियो है यूट्यूब का, 2 मिनट या 1.5 मिनट का एक वीडियो है, मतलब उससे तुम लोग का मतलब कैसे एक वेव ट्रैवल करता है, हमको अभी उसको नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, बट दिस इज अ वेरी वेरी मतलब हेल्पफुल। तुम लोग वो वीडियो से ना पूरा समझ में आ जाएगा कैसे मतलब एक ट्रैवल कर रहा है एक वेव। मतलब जब एक वेव ट्रैवल करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन
किस डायरेक्शन में रहता है, कैसा कैसा होता है, तो उसको हम लोग उस वीडियो से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो बेसिकली हम एक यूट्यूब वीडियो का ही हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, सो देखते होता है या नहीं। Okay, is my screen visible? Hello. Is it visible? Yes. ओके ओके, सो यहाँ पे देखो, तुम लोगों को दिख रहा है कि ये एक पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन का डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा गया कि वी कैन शो द पोलराइजेशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर ई। ओके, सो इट एंड इलेक्ट्रिक वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है एंड मैग्नेटिक वेक्टर है, ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बीच में बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो देखो, it shows the direction electric vector E align during the pass at least one full cycle। so एक फुल साइकिल, मतलब ये जो कंप्लीट एक फुल साइकिल, इसमें तुम लोग को क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर E align during the pass at least one in the full cycle। इलेक्ट्रिक वेक्टर की वेव्स हैं। एंड दिस इज द मैग्नेटिक, जो ब्लू कलर से तुम लोग को दिख रहा है, ब्लू कलर से जो दिख रहा है ना नीचे नीचे, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड H। क्लियर हुआ? सो इस तरह से, मतलब ये तो टू डायमेंशनल पे ये दिखा जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। लेकिन हम तुम लोग के साथ जो वीडियो अभी देंगे ना इस क्लास के बाद, तो उसमें से देखोगे बहुत ही अच्छा से तुम लोग का मतलब क्लियर हो जाएगा कि किस पैटर्न में ये पोलराइजेशन को मतलब होता है। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। बोला वीडियो थोड़ा सा देखता हूँ एक बार। Not just electric fields that couldn't. Let's talk about polarization of light. We know what light waves are. They're electromagnetic waves, so they're made out of electric fields. And that's not good enough. We know there's not just electric fields that couldn't sustain itself. There's got to be magnetic fields there as well that are changing, and those are perpendicular, so you can kind of draw them. It's hard on something two-dimensional, but you can kind of imagine those looking something like this. And those magnetic fields would point at a right angle to the electric fields. But this gets really messy if I try to draw both the electric and magnetic fields at the same time, and so we're going to leave the magnetic fields out. It's often good enough to just know the direction of the electric field, and we focus on the electric field.
So what does polarization mean? Polarization refers to the fact that if this light ray was heading straight toward your eye, or a detector over here, what would you see? Well, if I draw an axis over here, and this point here in the middle, this is this line. So imagine we're looking straight down that line, and then up and down is up and down, and then left and right, that direction I had the magnetic field would be this way and that way. What would my eye see? Well, my eye's only gonna see electric fields that either point up or electric fields that point down. They might have different values, but I'm only gonna see electric fields that point up or down. Because of that, this light ray is polarized. So polarized light is light where the electric field is only oscillating in one direction, up or down. That's one direction, vertically. Or it could be polarized horizontally, or it could be polarized diagonally, but either way, you could have this wave polarized along any direction. I mean, a light ray like this, if we had it coming in diagonal, this light ray that's oscillating like this, where the electric field oscillates like that, that's also polarized. These are both polarized because there's only one direction that the electric field is oscillating in. And you might think, well, how could you ever have a light ray that's not polarized? Easy. Most light that you get is not polarized. That is to say, light that's coming from the sun, straight from the sun, typically not polarized. Light from a light bulb, an old incandescent light bulb. This thing's hot. You can get light polarized in any direction all at once, all overlapping. So if we draw this case for a light bulb, just a random incandescent light bulb, you might get light. Some of the light hitting your eye, you can get some light that's got that direction. You got light that's got this direction. You got light in all these directions at any given moment. I mean, you'd have to add these up to get the total, and they might not all be the same value. But what I'm trying to say is, at any given moment, you don't know what direction the electric field is going to be hitting your eye at from a random source. It could be in any direction. So this is not polarized. This diagram represents light that is not polarized. At some point, the field might be pointing this way. At some later point, it's this way. It's just random. You never know which way the electric field is going to be pointing. Whereas these over here, these are polarized. So how could you polarize this light? Let's say you wanted light that was polarized. You were doing an experiment, you needed polarized light. Well, that's easy. You can use what's called a polarizer. And this is a material that lets light through, but it only lets light through in one orientation. So you can have a polarizer that, for instance, only lets through vertically polarized light. So this is a polarizer. These are cheap. Thin plastic configured in a way so that it only lets light through that's vertically polarized. Any light coming in here that's not vertically polarized gets blocked or absorbed. So what this means is if you use this polarizer and held it in between your eye and this light bulb, you would only get this light. All the rest of it would get blocked. Or you can just rotate this thing and imagine a polarizer that only lets through horizontal light. Now it would only let through light that was this way, and so you would only get this part of the light. Or you could just orient it at any angle you want and block everything but the certain angle that this polarizer is defined as letting light through. So you can do this, and once you hold this up, you get polarized light. Light that's only got one orientation. So that's what polarization means. But why do we care about polarization? Well, let me get rid of this for a minute. You've heard of polarized sunglasses, so imagine you're standing near water, or maybe you're standing on. Okay, so यहाँ पे जो है पोलराइजेशन के बारे में बातचीत किया जा रहा है. आई थिंक बहुत ही कम स्टूडेंट इसको देख रहा है, लेकिन जो भी देख रहा है आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल वन. ओके, सो पोलराइजेशन के बारे में बोला जा रहा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या फिर कोई एंगल के साथ इंक्लाइंड हो सकता है. तो पर्टिकुलरली जो भी डायरेक्शन में उसका रहेगा, सो उस तरह से हम लोग को उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एज वेल एज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब डील करेंगे तो उसका परपेंडिकुलर पोजीशन में उसका मैग्नेटिक वेक्टर भी रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक लाइट के बारे में डिस्कस किया गया है कि एक नॉन पोलराइज्ड लाइट को कैसे हम लोग पोलराइज्ड बनाएंगे. सो
और मेनली जो बात है कि जो तुम लोग का ये जो फील्ड है, ये अगर वर्टिकली है तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अगर व्हाइट कलर का दिख रहा है, या अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो तुम्हारा इस मतलब इसका इस प्लेन पे ऊपर होएगा, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर। देखो यहाँ से आई थिंक थोड़ा सा समझ में आया। In this direction, so it looks like this. This is the magnetic Kind of like what our magnetic field would have looked like, but this is a completely different light ray with its own polarization and its own magnetic field. So say we sent this in, what would happen? Well, at this point you'd have electric field that points this way. At this point you'd have electric field that points that way. What would your eye see if you were over here? Let's see. If I draw our axis here. Alright, when this point right here gets to your eye, what am I going to see? Well, I'm going to have a light ray that's one part of the light ray, one component points up, that's this electric field. One component points left, that's this electric field. So the total, my total electric field would point this way. I could do the Pythagorean theorem if I wanted to figure out the size of it, but I just want to know the direction for now. And then it gets to here, and look at, they both have 0. This light ray has 0 electric field, this one has 0 electric field, so then it'd just be at 0. Now what happens over here? Well, I've got light. This one points to the right at that point. This pink one, and then this red one would be pointing down. So what would I have at that point? I'd have light that went this way, and it would just be doing this over and over. It would just be, I just have diagonally polarized light. This isn't giving me anything new. You might think this is dumb. Why do this? Why send in 2 different waves to just get diagonally polarized light? I could have just sent in one wave that was diagonally polarized and got the same thing. The reason is, if you shift this purple wave, this pink wave, by 90 degrees of phase, by pi over 2 in phase, something magical happens. Let me show you what happens here. If we move this to here, now we don't just get diagonally linear polarized light. What we're going to get is, let me get rid of this. Okay, so we start off with red. Alright, the red electric field points up, and then this pink wave's electric field is 0 at that point. So this is all I have. My total electric field would just be up. I'm going to draw it right here. The green will be the total. Now I come over to here, and at this point there's some red electric field that points up, but there's some of this other electric field that points this way, so I'd have a total electric field that would point that way. And then I get over to here, and I'd have all of the electric field from the pink one. ये जो पोजीशन यहाँ पे शो कर रहा है, दैट मीन्स अगर तुम पोलराइजेशन अगर मूव करवा रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्रॉम दैट यू विल गेट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन, linear polarization. Okay, so you can follow it through Balanis. You can also, there are also the easy diagrams and lessons out there. Okay, so Balanis से तुम लोग ये देख सकते हो. So polarization is a very important one. So जहाँ पे मतलब हम लोग ये very easily बोल सकते हो कि जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रैवल कर रहा है फ्री स्पेस पे और wherever from the source, so it is containing 2 vector fields. One is electric vector fields and another is magnetic vector fields. Okay, so electric fields and magnetic fields दोनों जो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, ये दोनों हमेशा एक परपेंडिकुलर पोजीशन में रहता है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर पोजीशन में रहता है. तो इसका जो ओरिएंटेशन है, सपोज इसका फेज में अगर कोई डिफरेंसेस हो जाता है तो उस केस में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पोलराइजेशन अचीव करते हैं. ठीक है, क्लियर? सो ओके, सो फिलहाल आज के लिए इतना ही. सो दैट्स इट फॉर टुडे.